Hello, good morning children. Today we'll study class 10 economics chapter 2, that is sectors of the Indian economy. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं. हमने तीन सेक्टर के बारे में स्टडी किया, दैट इज़ द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर के बारे में हमने देखा. और हाँ, हमने देखा कि क्या क्या होता है. प्राइमरी सेक्टर को are also called the agriculture or agriculture and related sectors, and we सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं और टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं. ये चार भी चीज़ें हमने देखी थी. अब हम देखने वाले हैं इस पार्ट में कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर, दैट इज़ जीडीपी हम देखेंगे और कंपेयरिंग ऑफ द थ्री सेक्टर्स किस तरीके से कंपेयर किया जाता है ये हम देखेंगे. तो जीडीपी मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ओके, जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. देखिए, जैसे कि मैं आपको एक समझाती हूँ इसको इस तरीके से. आप बोल सकते हैं कि जब इकोनॉमी में थ्री सेक्टर्स हैं, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. और अब हम देखेंगे हम जीडीपी एंड कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स को कैसे हम कंपेयर करते हैं. तो थ्री सेक्टर्स जो होते हैं हमारे, वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस. जो तीन सेक्टर्स हैं हमारे, वहाँ पे क्या है, लार्ज नंबर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस का क्या होता है, प्रोड्यूस होता है. इससे क्या होता है कि ह्यूज एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है लोगों को काम भी बहुत मिलता है. तो हम हाउ डू वी कैलकुलेट ऑल दिस, हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे. आप तीनों सेक्टर में सोचो कितना प्रोडक्शंस हो रहा है, सबको एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है. तो ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कैसे करेंगे. तो आप देखिए, जब इकोनॉमी को हम कैलकुलेट करते हैं, इकोनॉमी हम जब कैलकुलेट करते हैं फिर हम जीडीपी को भी कैलकुलेट करते हैं. किस सेक्टर में कितना वॉल्यूम गुड एंड सर्विस जो प्रोड्यूस हो रहा होता है. हमारे सामने क्या एक चैलेंज आता है, उस समय हमारे सामने एक चैलेंज आ रहा है कि इकोनॉमी में तो वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस होते हैं. इकोनॉमी जो है उसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस होते हैं. आप जैसे एक कील से लेकर हम एक कार का प्रोडक्शन करते हैं, हम एरोप्लेन का प्रोडक्शन करते हैं. आप गेहूँ से लेकर, आपका एक गेहूँ लगाया जाता है और वहाँ से हम उसको आटा बनाते हैं, फ्लोर बनाते हैं, प्रोड्यूस होता है. तो ये वैराइटीज़ हैं. तो नंबर ऑफ़ वैराइटीज़ जो चीज़ें हैं वो हम प्रोड्यूस करते हैं इकोनॉमिक सेक्टर में. हर इकोनॉमिक सेक्टर में अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं. तो हम उसको कैलकुलेट आखिर करेंगे तो कैसे करेंगे. आप देखिए, जैसे कि आप इन्हें कंपेयर कैसे कर सकते हैं. आप बोलेंगे कि जैसे मैं बोलूँ कि नेल्स और एक कील को आप कार से कैसे कंपेयर कर सकते हो. ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है. यदि कोई बोले कि इस साल 1 करोड़ नेल का प्रोडक्शन हुआ, कील का प्रोडक्शन बोले एक करोड़ हुआ, और बोले एक और कार का 1 लाख प्रोडक्शन हुआ. तो अब प्रोडक्शन के हिसाब से हम देखेंगे तो हम तो बोलेंगे कि क्या है कि जो नेल का प्रोडक्शन है वो क्या है, ज़्यादा है. लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है, आप देखिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिटी होती है एंड देयर इज़ ऑल्सो द वेरिएशन इन द प्रोडक्ट्स. ओके, वी कांट कंपेयर एप्पल्स विद द ऑरेंजेस. मैं एप्पल और ऑरेंजेस को हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते. वैसे ही हम नेल्स और कार को कंपेयर नहीं कर सकते हैं ना. तो वी कांट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस. जब हम इतना प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिटी देख रहे हैं, इतनी वेरिएशंस देखते रहे हैं, तो उस समय हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है. क्या प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग, कि हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट करें या किस तरीके से कंपेयर करें. ये हमारे पास एक चैलेंज आता है. तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि प्रोडक्ट का वैल्यू अलग अलग होता है. हर प्रोडक्ट की क्या होती है, वैल्यू अलग अलग होती है. इसको मार्क कर लीजिए अच्छे से. हर प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है. जब हमें कंपेयर करना होता है ना, या जब हमें कंपेयर या कैलकुलेट करना होता है, तो हम जो प्रोडक्ट है उसका नंबर को नहीं लेते हैं. वी आर नॉट टेकिंग दैट नंबर. वी
हम प्रोडक्ट की वैल्यू को लेते हैं, वी टेक द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स, जो उसकी वैल्यू है हम उसको काउंट करते हैं, ना कि उसके नंबर्स को। क्लियर। और जैसे कि 1 करोड़ नेल कितने का होगा, तो बोलिए 1 लाख रुपए का। और 1 लाख जो कार का प्रोडक्शन हुआ उसकी कीमत हम बोल रहे हैं 10 करोड़ से। तो हम 1 करोड़ और 1 लाख नहीं लेंगे, जबकि हम लेंगे 1 लाख और 10 करोड़। उसकी जो वैल्यू आई उसको हम कैलकुलेट करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे या कैलकुलेट करेंगे उस समय। तो देखिए अब इतना समझिए, मैं आपको ऊपर से और पढ़ देती हूँ। The various productions activities in the primary and secondary and tertiary sectors produce a very large numbers of goods and service. बहुत सभी सेक्टर्स में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होते हैं। ऑल्सो द 3 sectors have a large number of people working in them to produce these goods. और बहुत सारे लोग, मैंने बताया ह्यूज एम्प्लॉयमेंट्स है ना, बहुत सारे लोग काम करते हैं। द नेक्स्ट स्टेप देयरफॉर इज़ टू हाउ मच गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस एंड हाउ मैनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर। अब देखिए कितना प्रोड्यूस हुआ, कितना लोग काम कर रहे हैं, पीपल वर्क इन ईच सेक्टर। इन एन इकोनॉमी देयर कुड बी 1 or more सेक्टर्स। इकोनॉमी में क्या है, वहाँ पे एक या ज़्यादा सेक्टर्स हो सकते हैं, विच आर डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता होगा, एम्प्लॉयमेंट होता होगा। और कहीं पर क्या हो सकता है, कुछ सेक्टर्स में रिलेटिवली बहुत कम साइज़ में होता होगा ना, कहीं पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट होगा, कहीं पर बहुत कम होगा। तो हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। हम लोग कैसे उसको काउंट करेंगे, कैसे वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट करेंगे, और ये कैसे जानेंगे कि टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है ना इस सेक्टर का। तो with so many thousands of the goods and services produced, you might think this is an impossible task. बिल्कुल मैंने अभी जैसे एग्जांपल से बताया कि इतना सबको कैलकुलेट करना, ये सब बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ है। Not only would the task be enormous, you might also wonder how we can add up of the cars. अब सोचिए, वही बताया कि नेल्स है, ये कंप्यूटर है, आपका कार है, नेल्स है, फर्नीचर है, ये सब को हम कैसे एक साथ कैलकुलेट करेंगे। यू माइट ऑल्सो वंडर हाउ वी कैन एड अप द कार्स, कंप्यूटर्स एंड नेल्स, फर्नीचर, ये सब क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये अलग अलग है, इनकी वेराइटी है प्रोडक्ट्स की, है ना, वेरिएशन है इसमें। इट वुड नॉट मेक सेंस, है ना, कि कंप्यूटर को मैं कार के साथ जोड़ दूँ और नेल्स के साथ जोड़ूँ, ये कोई सेंस नहीं दिखाता ना। तो कैसे कैलकुलेट किया जाए। यू आर द राइट इन थिंकिंग सो, यू गेट अराउंड द प्रॉब्लम। इकोनॉमिक्स सजेस्ट दैट द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस शुड बी रैदर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर्स। मैंने बताया अभी कि हमको नंबर्स को काउंट नहीं करना है, वी हैव टू काउंट द वैल्यू, है ना। प्रोडक्ट की वैल्यू अलग अलग होता है, और उसी को मैंने बताया कि हम लोग को वी डोंट हैव टू टेक द नंबर्स, वी हैव टू टेक द वैल्यू। उस प्रोडक्ट्स की हमको वैल्यू लेनी है। ओके, क्लियर। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ़ 1000 kgs ऑफ वीट इज़ सोल्ड एट ₹8 पर kg। यदि वीट है 10,000 kg वीट है, उसको बेचा जाता है 8 पर kg, मीन्स 80,000 हो गया। और वहीं पर द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट्स एट रुपीज़ 10 पर कोकोनट। तो 10 रुपये का एक 5,000 कोकोनट है, उसको 10 रुपये पर उसका रेट है, 10 पर रुपीज़ पर कोकोनट। तो कितना हो जाएगा, 5,000 इंटू 10, दैट इज़ 50,000 हो गया। तो हमको उनकी क्वांटिटी, उसके नंबर्स को नहीं लेकर हमको क्या लेना है, उसके वैल्यू को, दैट इज़ यहाँ पर हम लेंगे वीट का हम ले लेंगे 80,000 और कोकोनट का हम लेंगे 50,000, समझे। Similarly, the value of goods and service in the 3 sectors are calculated and then add up. अब इस तरीके से हर सेक्टर का कैलकुलेशन जो होगा उसको हम लेंगे और उसको हम ऐड करेंगे। क्लियर। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, समझ गए, वी ऐड द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, नॉट नंबर। हम लोग वैल्यू ऐड करते हैं, ना कि नंबर को ऐड करते हैं। क्लियर। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर की वैल्यू को ऐड करेंगे तो वो निकल जाएगा हमारा प्रोडक्शन पर
प्राइमरी सेक्टर, उसी तरह से सेकेंडरी सेक्टर, उसी तरह से टर्शरी सेक्टर का हम निकालेंगे और तीनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और लेकिन जैसे मान लेते हैं आपकी बुक में एक बिस्किट का एग्जांपल दिया है, मैं आपको एक एग्जांपल से और बता रही हूँ। मान लीजिए यहाँ पे ए, बी और सी है, ठीक है, क्लियर, ए, बी एंड सी, क्लियर। अब ए क्या करता है, जंगल जाता है, वहाँ से वो एलोवेरा लेकर आता है। ए क्या किया, एलोवेरा लेकर आया। वो एलोवेरा जंगल से काट कर एलोवेरा लाता है, उसका दाम आपको करीब है, वो लेकर आता है। और वो क्या करता है, उसको वो 50 रुपीज़ में, ये क्या किया, एलोवेरा लेकर आया ए, और उसने क्या किया है, इस एलोवेरा को उसने 50 रुपीज़ में किसको दे दिया, बी को दे दिया, ठीक है। अब बी, ये है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, ठीक है। अब उसने क्या किया, ए ने एलोवेरा लेकर आया, वो 50 रुपीज़ का एलोवेरा उसने लाके किसको दे दिया, बी को दे दिया। अब बी क्या कर रहा है कि बी अब इसको प्रोसेस में डाल के अब इसका एलोवेरा जेल बना ले रहा है, ठीक है। एलोवेरा जेल बना रहा है और उस जेल को वो क्या कर रहा है, 80 रुपीज़ में बेच रहा है। सॉरी, फिर से बनाते हैं, देखिए ए, बी एंड सी, ये है अपने पास। ए ने मैंने बताया एलोवेरा जेल लेकर आया, जो उसने 50 रुपीज़ का जो उसने बी को दिया। अब बी ने इसे अंडर प्रोसेस करके इसमें एलोवेरा जेल बनाया और उसको 80 रुपीज़ में बेचा, ठीक है। आगे उसको 80 रुपीज़ में बेचा। अब ये जो सी है, अब ये क्या है, ये होलसेलर है। अब ये क्या करेगा, कंज्यूमर तक इसने और अपना प्रॉफिट कमाया और इसको इसने 100 रुपीज़ में क्या किया, कस्टमर को बेचा। तो इसका पूरे का टोटल आप कॉस्ट मिलाइए तो आपका कितना हो जाता है, 230 रुपीज़। तो आप बोलेंगे हमारा ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये है जीडीपी, वो इतना है, तो ये गलत है। क्यों, आपको ये चीज़ करने से पहले एक प्रिकॉशन लेना है। क्या प्रिकॉशन लेना है, एट द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस ओनली। हमको सिर्फ फाइनल गुड एंड सर्विस को ऐड करना है, ना कि हमको इंटरमीडिएट गुड्स को हमको इंक्लूड नहीं करना है। अब देखिए जैसे इसमें क्या हुआ, अब जब यहाँ पे देखिए, अब ये तो था आपका 50 रुपीज़ का था, ठीक है, चलिए 50 रुपीज़ हो गया। लेकिन अब ये जो सेकंड व्यक्ति को इसने 80 रुपीज़ दिया, तो 50 रुपीज़ तो इसमें ऑलरेडी ऐड है ना, 50 रुपीज़ तो इसमें ऑलरेडी ऐड है। आपका एलोवेरा जेल का जो एलोवेरा का जो रेट है वो इसमें 80 रुपीज़ में ऑलरेडी ऐड है। तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, 80 - 50 दैट इज़ 30 हो गया, ठीक है। अब 80 में से, अब इसमें इस 100 में से, तो आपको पता है कि 80 रुपीज़ का क्या था, 80 रुपीज़ का हमारा क्या था, यहाँ पे जो ऑलरेडी इंक्लूड था 100 रुपीज़ में, ये 80 रुपीज़ ऑलरेडी इंक्लूड है हमारा। तो यहाँ पर खाली हम लेंगे 20 रुपीज़। तो हमारा कितना आया, 50 + 10 + 100। तो देखो जो हमारा कंज्यूमर को कितना मिलेगा, 100 रुपीज़, है ना। तो यही जो फाइनल प्रोडक्ट्स है, हमको फाइनल प्रोडक्ट्स का रेट लेना है हमको, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी इस कप के दाम इसमें जुड़े हुए हैं। तो हमको लेना है फाइनल गुड्स एंड सर्विस का लेना है वैल्यू, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स जो कि उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, उसको हमको नहीं लेना है। जैसे एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है, देखिएगा उसको। रिमेंबर देयर इज़ अ वन प्रिकॉशंस, one has to take, not every goods and services that is produced and sold needs to be counted. It makes the sense only to include final goods and service. वहाँ सिर्फ final goods and service को include करना है, we don't have to include intermediate goods, okay? याद रखिएगा। जैसे एग्जांपल दिया है, एक अ फार्मर हु सेल्स द वीट टू द फ्लोर मिल। एक किसान है जिसने वीट एक मिल वाले को दिया, जो आटा पीसता है, फ्लोर मिल वाले को, कितने में, ₹8 रुपये में दिया, 8 रुपीज़ पर kg। द मिल ग्राइंड्स द वीट एंड सेल्स टू द कंपनी। अब मिल ने क्या किया, गेहूं से आटा बनाया और उसको कंपनी को बेच दिया, 10 रुपये में बेच दिया, ठीक है, ठीक है।
और द बिस्किट कंपनी जो थी उसने क्या किया, फ्लोर को एंड सच थिंग जैसे शुगर है, ऑयल है, जो बिस्किट बनाने में काम आता है, वो सब यूज़ करके उसने क्या किया, मेकअप 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट, उसने 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स बनाए। इट सेल्स बिस्किट इन द मार्केट टू कंज्यूमर, और उन्होंने वो बिस्किट्स को कंज्यूमर को दिया कितने में, 60 रुपीज़ में। ठीक है, अब 15 रुपीज़ पर पैकेट, 4 पैकेट थे तो 15 रुपीज़ पर पैकेट। बिस्किट्स आर द फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स कौन सा है इसमें, 60 रुपीज़ मीन्स फाइनल गुड्स कौन सा हमारा, जो बिस्किट है। गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर के पास पहुंचा वो हमारा फाइनल गुड है। अब देखो बिस्किट बनाने में अब उसमें तो देखो आटे का दाम, फिर उसने पहले गेहूँ फिर आटा ऑलरेडी क्या है इसमें इंक्लूड हो गया फाइनल गुड्स में। तो हम किसको लेंगे, फाइनल गुड्स को लेंगे, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स को। ठीक है, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो ऑलरेडी इंक्लूड हो जाते हैं। तो हमको ये चीज़ें बहुत प्रिकॉशंस रखनी होती है। ठीक है, ध्यान से कैलकुलेट करना होता है चीज़ों को। वाई ओनली द फाइनल गुड्स एंड सर्विस काउंटेड, क्यों खाली फाइनल गुड्स एंड सर्विस को काउंट कर दिया जाता है। In contrast to the final goods and service such as wheat and the wheat flour is in this example are the intermediate, ये क्या है, intermediate goods है ना, और intermediate goods are used up in producing final goods, और इनको यूज़ किया गया है कहाँ, फाइनल गुड्स को बनाने में इसको यूज़ किया गया है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड, और वैल्यू ऑफ और फाइनल गुड्स में ये ऑलरेडी इंक्लूडेड रहते हैं। द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज्ड इन मेकिंग फाइनल गुड्स उसमें जुड़ा रहता है। हैंस द वैल्यू ऑफ ₹60 फॉर द बिस्किट इज़ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू, उसमें 10 रुपये ऑलरेडी आटा का इंक्लूड है। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ अदर इमीडिएट गुड्स वुड बी हैव बीन इंक्लूडेड, जिससे शुगर ऑयल जो लगा वो सब का दाम उसमें इंक्लूड होगा इंटरमीडिएट गुड्स का। टू काउंट द वैल्यू ऑफ द फ्लोर एंड द व्हीट सेपरेटली इज़ देयरफॉर नॉट करेक्ट, और इसको अलग से फिर से कैलकुलेट करना ये गलत है। देन वी वुड बी काउंटिंग द वैल्यू ऑफ दिस, और यदि हम उसको जोड़ के काउंट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि बार बार हम उसी चीज़ को काउंट कर रहे हैं। देन द फ्लोर एंड फाइनली सेम थिंग्स ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स। फर्स्ट एज अ वीट, पहले हमने वीट को काउंट कर लिया, फिर हम वीट से जब आटा बना तो उसको काउंट कर लिया, फिर बिस्किट फाइनली एज अ बिस्किट। तो ये ऐसा नहीं है ना, तो हमें सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विस को भी काउंट करना है। तो अब देखिए जीडीपी का क्या, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है ईच सेक्टर में ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर, और वही हमको प्रोवाइड करता है टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर द ईयर। क्लियर? एंड द sum of productions in the 3 sectors gives the, और यही sum of 3 production of 3 sectors हमको क्या देता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देता है, जीडीपी ऑफ द कंट्री। डोमेस्टिक मीन्स विद इन अ कंट्री, अपने कंट्री के अंदर का ही हमको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर जीडीपी शोज हाउ बिग इकोनॉमी, जीडीपी बताती है कि हमारी इकोनॉमी कितनी बड़ी है। In India, the mammoth task of measuring GDP is undertaken by the central government. इसको कौन काम करता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री काम करती है। This ministry, with the help of various government department of all the Indian states and union territories, collects information relating to the total volume of goods and service and their price and estimate the जीडीपी वो कैलकुलेट करती है। तो हाउ दे कैलकुलेट, इसमें से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए आप इंडिया में अमेज़ॉन आ गया, फिर एप्पल की कंपनी आ गई, और ये कंपनी इंडिया में आई और यहाँ इन्होंने एक्टिविटी परफॉर्म की, और इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इंडस्ट्री लगाई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट मिलता है,
तो उनकी क्या हुआ, सैलरी बढ़ी, उनका इनकम बढ़ गया। जब वो खर्चा करेंगे तो हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म होगी। आप जैसे मोदी जी कहते हैं कि FDI मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है उनका, इससे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री आएगी और उससे क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो जो ये कंपनीज़ आएंगी तो वो प्रॉफिट तो इंडिया में ही नहीं छोड़ के चली जाएंगी, वो प्रॉफिट्स लेके अपने चली जाएंगी। लेकिन जब वो प्रॉफिट कमाने के लिए यहाँ आएंगी तो अपने साथ कैपिटल भी लेकर आएंगी, फिर प्रोडक्शंस होंगे, और प्रोडक्शंस होने के बाद क्या है, रेवेन्यू जनरेट होगा। और तो इससे क्या है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो भी बढ़ेगी। तो लेकिन यदि मान लीजिए आप अमेरिका में काम करते हैं, मैंने कहा विद इन द कंट्री होना चाहिए। यदि मान लो आप अमेरिका में काम करते हो और आप अपने पापा को पैसे भेज रहे हो इंडिया में, तो आपने जो पैसे भेजे हैं वो यहाँ काउंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो पैसा है जो वो कहाँ काउंट हो रहा है, अमेरिका में काउंट हो रहा है। वो हमारे इंडिया में इकोनॉमी में हमारी कोई काउंट नहीं होगा, ठीक है। और जो आप वो हमारा GNP में काउंट होता है, दैट इज़ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। वो बहुत बात का है, आपके सिलेबस में नहीं है वो, है ना, तो वो उसमें काउंट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल चेंजेस इन द सेक्टर। ओके।